बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक जो आज हमने करना है वो है एनर्जी सोर्सेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दो तरह के एनर्जी सोर्सेज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक था आपके पास कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और दूसरा था आपके पास हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इनमें इनकी डिटेल्स हम देखी थी। अभी आगे जाके हम इनके प्रॉब्लम्स भी कुछ के देखेंगे। तो उसमें हम लोग ये देखा था कि हाइड्रो पावर स्टेशन हमारे लिए रिलेटिवली बेहतर होता है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है और इकोनॉमिकल का मतलब इसके अंदर इतने हमारा एक्सपेंस नहीं लगता, क्योंकि पानी जो है वो पहाड़ पे जब बारिश होती है तो ऑब्वियसली वो फिर आगे ट्रैवल तो करता है, तो उसकी मूवमेंट जो है वो उसके लिए हमें कोई एक्सपेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दफ़ा स्टार्ट में हमें स्टार्टिंग एक्सपेंस काफ़ी बर्दाश्त करना पड़ता है डैम बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद इकोनॉमिकल हो जाता है। और फिर दूसरी चीज़ होती है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली के मतलब यहाँ पे कोई हार्मफुल गैसेस जो हैं वो टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ नहीं होती जिनकी वजह से इंसानों को नुकसान होना हो। इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ना इंसानों को, ना पानी को, ना जो है वो एक्वेटिक लाइफ को, ना बाकी के जानदार, किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए काफ़ी हद तक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है ये। और मेनली जो किसी कंट्री की जो पावर रिसोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की पावर रिसोर्सेज, वो ज़्यादातर जो वो इसी चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं, हाइड्रो पावर स्टेशंस के ऊपर। इस वजह से जब भी किसी कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ अगर वॉर का चांस बन रहा हो, तो रिस्क बन रहा हो कि जंग होने का ख़तरा है, तो ये जो जगह होती हैं हाइड्रो पावर स्टेशन, ये इंतहा दर्जे की फिर जो है ये इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वो उनका टारगेट जो है वो जगह होती है जहाँ पर ये टनल होती है। ये टनल जो है अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर कोई आगे सिस्टम जो है वो फिर आगे प्रॉपर वर्क नहीं करता। और तो ये इस जगह पे ख़ास तौर पे ये जिस जगह पर ये डोर्स लगे होते हैं पानी को कंट्रोल करने के, ये अगर ब्रेक हो जाते हैं तो पानी भी एक तो ये सारा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी बात ये कि आगे जो पानी जाता है वो फिर आगे सैलाब बन जाता है, जिसकी वजह से वो फसलें वगैरह सब कुछ तबाह होती हैं, इंसानों की लाइफ जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। तो ये, और फिर बिजली जब नहीं बनेगी तो लाजिमत है बाकी सारे का सारा सिस्टम जो है वो चाहे मिलिट्री का हो चाहे दूसरा कोई भी हो, वो सारे के सारे जो हैं वो उनका सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रहा होता है। कंप्यूटेशन का सिस्टम जितना भी है, कंप्यूटर वगैरह रन होते हैं और वो सब चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। तो इसलिए इस जगह को बहुत फिर सिक्योर करना पड़ जाता है इस तरह कंडीशंस में। तो ये दो तो हमने पढ़ लिए थे, कोल फायर्ड और हाइड्रो पावर स्टेशन का। अब हमने कुछ और भी देखने हैं कि और कहाँ कहाँ से हम जो है एनर्जी हासिल करते हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी हमें हासिल हो रही है, ये अभी के लिए हमारे लिए जो है इसको रिलाई करना अभी के लिए शायद जो है वो रीज़नेबल हो सके, लेकिन आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद ये हमारे लिए जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगा कि हम इसी के ऊपर रिलाई करें। हमें दूसरे और रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो देखना पड़ेगा कि आगे जाकर हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी, और जब पीछे से रिसोर्सेज इंक्रीज़ नहीं कर रहे होंगे हम, तो फिर एक जो है वो काफ़ी हद तक एक ड्रॉबैक क्रिएट हो जाएगा और जो है वो हमारे लिए सस्टेन करना फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो फिर इस वजह से हमें जो अल्टरनेट रिसोर्सेज हैं जिनको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एक होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? जो आपने एक दफ़ा इस्तेमाल किए फिर ख़त्म हो गए। जिस तरह से आपके पास कोयला है, आपने जला दिया, अब वो कोयला जल गया, अब उसके बाद आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। पेट्रोल है आपके पास, बाकी की जो पेट्रोलियम जो ना थिंग्स हैं जितनी भी आपकी, तो वो आपकी एक दफ़ा जब जल जाती हैं दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं, कोल हो, ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, जब जल जाए दोबारा इस्तेमाल नहीं होती। तो इस वजह से वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। हाइड्रो पावर जो है ये रिन्यूएबल है, क्योंकि पानी एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ दोबारा पानी आपको मिल जाएगा। तो पानी के अलावा भी आपको दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर देखना पड़ेगा, ताकि हम ऑनवर्ड्स के लिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरी कर पाएँ। इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट ओनली जनरेटेड बाय मैकेनिकल जनरेटर, बट देयर आर सम अदर एज वेल एज
टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अदर वेज भी हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के, कोई ये नहीं कि आप मैकेनिकल जनरेटर से ही करेंगे तो होगा। आपको एग्जांपल दी थी स्टार्ट में कि आप 2 लेमन लेकर 2 वायर, एक कॉपर और एक स्टील की, 2 अलग अलग वायर्स यूज़ करके एक एलईडी जो है ना जला सकते हैं। तो इसका मतलब और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो हमें उनको भी देखना चाहिए। बट ड्यू टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गैस, ऑयल एंड कोल, तो एक ये भी इशू है कि इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि हर बंदा फिर इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो साइंटिस्ट आर नो सर्चिंग द मोस्ट चीपर वेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सोर्सेज यूज मोस्ट ऑफन इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर सोलर। सोलर एक ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है कि आपको आज भी जो है सनलाइट मिल रही है तो 10 साल बाद ही पता है मिल जाएगी, 1000 साल बाद भी, जब तक जो है वो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम जो है वो बरकरार रखने तो निज़ाम कायनात चलता रहेगा, तो ये आपके पास एनर्जी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा फिर न्यूक्लियर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी, ये सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। आप वर्ड नोट कर लीजिएगा, रिन्यूएबल, RENEWABLE एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये 4 आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो आपको, इसमें न्यूक्लियर तो नहीं आता, न्यूक्लियर तो जो है वो आपके जो आप यूज़ कर लेते हैं एक दफ़ा न्यूक्लियर सिस्टम के अंदर अपनी क्वांटिटी, तो वो एक दफ़ा यूज़ हो जाती है, दोबारा वो यूज़ेबल तो नहीं होगी। लेकिन जो आपके पास हाइड्रो है ये आपके पास रिन्यूएबल है। तो इस तरीके से एक हाइड्रो हो जाएगा, एक आपके पास सोलर हो जाएगा, एक विंड और एक बायोमास, ये 4 आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होंगे। अब सोलर के अंदर क्या होता है कि सोलर एनर्जी इज़ यूज थ्रू सोलर पैनल्स। क्या आपने देखे होंगे इस तरह के सोलर पैनल्स होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये इतने सारे क्यों सोलर पैनल हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं, एक ही पैनल क्यों नहीं लगा लेते हैं? क्योंकि एक पैनल से जो आपके पास एनर्जी या वोल्टेज क्रिएट होता है वो इतना ही होता है कि जस्ट आप घर के कमरे का एक पंखा चला सकते हैं। तो हर घर में कम से कम 4-5 पंखे तो चलते हैं, फिर उसके बाद लाइट्स चलती हैं, फिर उसके बाद और बाकी की इक्विपमेंट जो हैं वो घर के अंदर काफ़ी सारी होती हैं वो चलती हैं। तो उस वजह से आपको काफ़ी सारे जो है सोलर पैनल्स एक दूसरे के साथ सीरीज़ के अंदर इंटरकनेक्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इशू थोड़ा सा यही है कि ये आपको बहुत सस्ते तरीके से मिल तो जाती है कि आपको कोई एक्सपेंस नहीं, शुरू में तो एक्सपेंस बर्दाश्त करना पड़ेगा सोलर पैनल्स का, तो थोड़ा होता भी ज़्यादा है, तो लेकिन एक दफ़ा आपने यूज़ कर लिया उसके बाद आपका कोई एक्सपेंस नहीं है। तो लेकिन थोड़ा सा इशू ये है कि इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट नहीं होती जितनी हाइड्रो वगैरह से होती है मैकेनिकल सिस्टम से। सोलर एनर्जी इज़ यूज थ्रू सोलर पैनल्स विच आर इंटरकनेक्टेड असेंबली ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन ब्राइटर सनलाइट। के इसके अंदर ये जो इसके अंदर जो सोलर पैनल होते हैं उनमें क्या होती है, एक तो सोलर पैनल दूसरे सोलर पैनल से कनेक्ट हुआ है। अब सोलर पैनल के अंदर भी आपको ये छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे होंगे अपनी बुक के ऊपर, तो ये क्या है, छोटे छोटे फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, वोल्टाइक सेल मतलब लाइट से जो वोल्टेज क्रिएट कर रहा हो वो सेल। कि आपके पास जो ड्राई सेल आपने देखा था, बताया था घड़ी में जो यूज़ करते हैं उसमें केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। लेकिन फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है कि एक ऐसा सेल जो लाइट को इस्तेमाल करके वोल्टेज क्रिएट करता है। तो फिर इसमें बहुत सारे फोटोवोल्टाइक सेल एक सोलर पैनल में लगे होते हैं, वो मिलते हैं तो एक सोलर पैनल अपनी वोल्टेज क्रिएट करता है, और फिर उसके बाद काफ़ी सारे सोलर पैनल आपको फिर और आपस में कनेक्ट करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि ड्यूरिंग डे टाइम द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज डायरेक्टली टू रन अप्लाइंसेस, इट कैन आल्सो बी स्टोर्ड। और फिर अगर रात का टाइम है, रात को सनलाइट तो नहीं होती, तो फिर उसका तरीका ये होता है कि आप बैटरीज यूज़ कर सकते हैं जिनमें आप दिन को एनर्जी जो है वो स्टोर कर लें, सनलाइट के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई है वो स्टोर कर लें, और रात को फिर उन बैटरी से अपना काम चला सकते हैं। सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, कोई हीट नहीं है, कोई आपके पास जो है वो इसमें हार्मफुल गैसेस नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ट्रेंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर पैनल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन पाकिस्तान ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ट्रेडिशनल थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारे घरों के छतों के ऊपर आजकल फिर सोलर पैनल्स जो है वो फिक्स हुए हुए होते हैं ताकि जो है वो इस तरह से आप इजीली एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
विंड एनर्जी में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इस्तेमाल होती है, ख़ासतौर पर साहिली इलाके जो होते हैं समुंदर के, जहाँ पर हर वक्त हवा चल रही होती है, वहाँ पर ये यूज़ की जाते हैं। इज़ यूज टू टर्न ह्यूज ब्लेड्स माउंटेड ऑन हाई पोल्स, ये हाई पोल्स होते हैं और फिर जो है वो यहाँ पर इनके ऊपर ह्यूज ब्लेड्स जो हैं वो लगे होते हैं। ये ह्यूज ब्लेड्स हवा से घूमते हैं, इन ब्लेड्स के साथ आगे रोटर शाफ्ट होता है, रोटर शाफ्ट के आगे रोटर होता है, रोटर के जो है ना के बाहर स्टेटर कॉयल होती है। तो जब रोटर इनसाइड स्टेटर कॉयल घूमता है तो स्टेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो फिर इस तरह से, और ये फिर आपको बहुत सारे यहाँ पर ये भी लगाने पड़ते हैं, तब जाके तकरीबन कोई एक शहर की बिजली जो है वो या एक गांव की बिजली जो है वो बनती है। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, व्हेन न्यूक्लियाई ऑफ हैवी एलिमेंट्स आर ब्रोकन, ये अपने जो ऊपर बताए जा रहे हैं ये सारे सारे टॉपिक्स आपने लिखने हैं। ख़ास तौर पर यहाँ से आपने हेडिंग तो यही देनी है, एनर्जी सोर्सेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, फिर इसमें सोलर एनर्जी अपने कंप्लीट डिस्कस करना है, विंड एनर्जी कंप्लीट डिस्कस करना है और न्यूक्लियर एनर्जी को भी। व्हेन न्यूक्लियाई ऑफ, न्यूक्लियाई क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस का जो प्लूरल होता है, जैसे उर्दू में पढ़ा जाता है वाहिद जमा, तो काफ़ी सारे जब न्यूक्लियस होते हैं तो उसको क्या क्या कहा जाता है, न्यूक्लियाई। व्हेन न्यूक्लियाई ऑफ हैवी एलिमेंट्स, हैवी एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट नॉर्मली जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो किसी एलिमेंट के अंदर, किसी एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट होते हैं। तो एक पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें काफ़ी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसमें एनलिस्ट हुए होते हैं, ना लिखे हुए होते हैं। तो उनमें एटॉमिक नंबर के लिहाज से वो एलिमेंट्स ना एनलिस्ट हुए होते हैं। तो वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर नॉर्मली 82 से अबव होता है वो हैवी एलिमेंट्स काउंट होते हैं। तो उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको तोड़ा जाता है, आर ब्रोकन बाय स्पेशल प्रोसेस कॉल्ड फिजन। एक प्रोसेस होता है इसको कहते हैं फिजन, मतलब उसके ऊपर न्यूट्रॉन जो हैं वो हिट किए जाते हैं उन न्यूक्लियस के ऊपर। तो और फिर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ, जब वो न्यूक्लियस टूटते हैं तो फिर आपके पास काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। फिर उस हीट एनर्जी को क्या करते हैं, फिर आप उस हीट एनर्जी से वही काम करते हैं जो आपको यहाँ पर कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बताया था कि उस हीट से फिर आप स्टीम बनाते हैं और उस स्टीम से फिर आप आगे जो है वो ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाई थी कि इसमें जिस तरह से आप स्टीम बनाते हैं और फिर उस स्टीम से जो है वो आप आगे रोटर शाफ्ट के साथ जो आगे ब्लेड्स लगे होते हैं, अब उन ब्लेड्स को घुमाते हैं और उन ब्लेड से फिर आगे जो है वो रोटर शाफ्ट घूमता है, रोटर शाफ्ट के साथ रोटर घूमता है इनसाइड स्टेटर, जो से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। तो यही फिर काम जब यहाँ पर भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है इस फिजन रिएक्शन के नतीजे में, तो आप उससे आगे वही काम कर लेते हैं। दिस हीट इज यूज टू मेक स्टीम दैट रोटेट्स द टर्बाइन विच रन द इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इस तरह से अब इसकी जना बहुत सारी डिटेल्स हैं वो आपको क्लास 12th के अंदर सेकंड ईयर के अंदर कॉलेज में जो है वो पढ़ाई जाती हैं। अभी के लिए जो है ना वो हमारे पास जो था वो हमने बेसिक इसकी डिस्कस कर लिए। जो यहाँ तक पढ़ाया ये आपने इसको नोट डाउन कर लेना है यहाँ तक इलेक्ट्रिक जनरेटर तक। तो इससे ऑनवर्ड जो होगा या अब इसके जो प्रॉब्लम्स हैं हर तरह के जितने भी हम पढ़ चुके हैं, कोल फायर्ड पढ़ा है, फिर हाइड्रो पढ़ा है, फिर उसके बाद सोलर पढ़ा है, फिर हमने विंड पावर पढ़ा है और एंड पर हमने न्यूक्लियर पढ़ा है। तो इन सब के अपनी अपनी जगह पर इन पांचों के जो हैं वो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो वो हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना हो गया आप इसको नोट डाउन करें, प्रिपेयर करें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।